पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं था। मैं इस इंडस्ट्री में आई बिकॉज मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में थे। आई टुक द इजी रूट कि अभी और कौन इतना पढ़ाई करेगा, नौकरी तो मिल ही रही है मल्टीनेशनल कंपनी में। एक्सीडेंटली जो मैं एज अ हॉबी जो करती थी वो मेरा करियर बन गया। उस टाइम पे फिल्म डबिंग के लिए तो 2 सिस्टम्स हुआ करते थे, एक था रॉक एंड रोल सिस्टम और एक था लूप सिस्टम। कटिंग वटिंग बहुत कम होता था उसमें, और उसी टेक के बीच साउंड इफेक्ट्स भी ऐड हो रहे हैं, म्यूजिक भी ऐड हो रहा है रनिंग में। मतलब कितना अलर्ट रहना है, सोचिए। साउंड इंजीनियर वाज गॉड। लोग समझते हैं कि खूबसूरत आवाज होने से वो कलाकार बन जाएंगे, जो कि सबसे लीस्ट शायद रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ ऑल द अदर्स। आप वॉइस एक्टर अगर बनना चाहते हैं तो आप पहले वॉइसिंग पे काम कीजिए। ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, बल्ले बल्ले शावा शावा आ गया फिर से राजेश कवा वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी विद राजेश कवा के माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। ये जो माइंड ब्लोइंग एपिसोड जो पहले ही बोल देता हूँ ना, ये आत्मविश्वास है, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत बैठी होती है, जो मेहमान, जो कलाकार, उनके बारे में मैं फिलहाल जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक इंसान है रमेश बाबू, उसको जीवन में कुछ नहीं पता था। उसको तब पता चला सिंदूर की कीमत, और चंद दिनों बाद उसने सिंदूर की एक दुकान डाली। वहां से उसने काफी दौलत कमाई। फिर वो विदेश गया, विदेश में कहीं सिंदूर की दुकान नहीं थी, और वहां उसने लाखों करोड़ों की मिलकत बना दी, और वो रमेश बाबू की लाइफ सेट कर दी मात्र एक कलाकारा ने। अब पहचान तो गए होंगे, है कि नहीं, है ना। ये हैं जो बोलती हैं कि इनके बिना कुछ नहीं होना। हमारे साथ आज स्टूडियोज में है मोना शेट्टी। आपका स्वागत है। मेरी ये पायरेटेड राइम्स के लिए माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आप बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। तो रमेश बाबू को हमने फिर से याद किया क्योंकि वो अमर हो चुके हैं आपकी आवाज के साथ। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बढ़िया। और आपकी आवाज़, आपकी फिल्म करियर, मतलब जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में कम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई कुछ ना कुछ जानता ही है। कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं जैसे कि मैंने ये फॉर्मेट रखा है कि मैं पढ़ाई के बारे में पूछ रहा हूँ सारे वॉइस एक्टर्स को। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ाई की है यार, इन लोग ने क्या पढ़ा है। तो आप क्या पढ़ी हैं और क्या किससे होकर फिर ये वॉइस एक्टिंग, या साथ में कैसे ये सारी चीज़ें? एक्चुअली पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है वॉइस एक्टिंग से। करेक्ट। बिकॉज हमारे ज़माने में तो कोई ट्रेनिंग कोर्सेज हुआ नहीं करते थे। नहीं। तो स्कूल कॉलेज एज़ यूजुअल मैंने बीएससी किया इन स्टैटिस्टिक्स, एंड उसके बाद कई साल बाद मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड और मैंने साथ में बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स किया फॉर फैमिली बिजनेसेस। तो लाइक आई सेड, पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं था। मैं इस इंडस्ट्री में आई बिकॉज मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में थे। मेरे पिताजी एडवर्टाइजिंग में थे। ही वॉज अ फिल्म एग्जीक्यूटिव विद एन एड एजेंसी मुंबई में या मुंबई में क्लैरियन मकैन करके हुआ करता था उन दिनों। तो वो डायरेक्टली फिल्म इंस्टीट्यूट से एड एजेंसी में आए थे। तो और मेरी मम्मी प्लेबैक सिंगिंग करती थी, रेडियो जिंगल्स, रेडियो स्पॉट्स, लैंग्वेज वर्जनिंग एड्स के लिए, बंगाली में, उड़िया में। ये कभी लेट 70s अर्ली 80s होगा। करेक्ट। तो एज अ चाइल्ड वॉइस, यू नो, कोई कभी पूछता है अरे कोई बच्ची लेके आओ, तो जो लोग स्टूडियो में उस वक्त मौजूद होते हैं वो कह देते हैं कि चलो मैं अपनी बच्ची को ले आती हूँ। सो ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट काफ़ी छोटी उम्र से, 5 साल की उम्र में शायद, क्योंकि एक ट्रॉफी है मेरे पास, रापा अवार्ड है 1980 का। तो आई एम गेसिंग के उससे पहले ही शुरू हुआ होगा, ऐसे तो नहीं कि पहले वाले में। नहीं, उसी साल के आसपास होगा, 1-1.5 साल। वाह। तो अब फिर आप मैथमेटिक्स में क्या किया आपने? स्टैटिस्टिक्स, बीएससी। तो वो गणित का जो जोड़ा घटाया वो सब बाद में काम आया? हाँ बहुत बहुत बहुत।
तो एक्चुअली आई यूज्ड टू लव मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और ये भी था कि मैं उसके बाद IIM के एडमिशन के लिए कैट एग्ज़ाम दूंगी, लेकिन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, लेकिन उसी वक्त ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न लॉन्च हो रहा था। तो वो ढूंढ रहे थे कि कौन उनके, बिकॉज चैनल जब बिगिनिंग में लॉन्च हो रहा था उनके पास कंटेंट, इंडियन कंटेंट नहीं था। तो सोनी USA से कंटेंट आ रहा था, इंग्लिश कंटेंट। तो यहाँ पे वो ढूंढ रहे थे कि कौन डब कर सकता है, और डबिंग के लिए तो काफ़ी लोग मिल गए, हम भी उनमें से थे। लेकिन ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए भी वो किसी को ढूंढ रहे थे। तो जब इस काम के सिलसिले में मम्मी मिले उनसे, मुझे लेके गई थी बाय चांस। वो हर मीटिंग में मुझे लेके जाती थी और मैं बहुत मतलब ग्रम्बल करते हुए जाती थी मीटिंग्स में कि मुझे क्यों लेके जा रही हो, मुझे क्या काम है वहाँ। तो ऐसे मिलने के बाद उन्होंने बोला तुम क्या कर रही हो? मैंने बोला अभी मेरे ग्रेजुएशन चल रहा है, बस ख़त्म होने वाली है। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बोला कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस टू मैनेज पूरा डबिंग, चैनल लॉन्च हो रहा है अभी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न। तो वैसे मैं घुस गई इसमें। आई टुक द इजी रूट कि अभी और कौन इतना पढ़ाई करेगा, नौकरी तो मिल ही रही है मल्टीनेशनल कंपनी में। तो फिर मैंने वो छोड़ के ये ले लिया। कितने टाइम किया होगा वो? 1-2 साल, बिकॉज एक्चुअली मेरे और वो भी मैं फ्लेक्सी टाइम पे थी, मतलब जब मर्जी आती थी जब मर्जी जाती थी। बिकॉज एक तो डबिंग का काम स्टूडियोज़ में देखना होता है, बहुत ज़्यादा ऑफिस में बैठ के आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग ही करोगे। करेक्ट। एंड प्लस आई वाज ऑलरेडी अ वॉइस ओवर, तो मेरे फ्रीलांस असाइनमेंट्स बहुत थे एड्स के लिए जो मैं करती थी। तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू रियली टेक अप अ फुल टाइम जॉब, बट क्योंकि दिस जॉब गेव मी सो मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और जो मैंने कहा सब उन्होंने मान लिया। तो फिर आई सेड के फिर पढ़ाई क्या करना है, मैं यही करती हूँ। तो एक्सीडेंटली जो मैं एज अ हॉबी जो करती थी वो मेरा करियर बन गया। तो ये जो सोनी वाला मामला था वो कौन सा ईयर होगा? ये कब? 95 यार। तो उसके बाद सारी जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को आपने डब किया उसके बाद होगा या उसके पहले कर चुकी थी आप कुछ? आई थिंक उसी टाइम पे सारा कुछ शुरू हो रहा था। हॉलीवुड वाला 93-94 या आई थिंक अराउंड दैट टाइम 93-94 में ऑलरेडी शुरू हो चुका था। करेक्ट। और जो हिंदी पहली हीरोइन को आपने जो फिल्मों के लिए जो डब करती थी, जैसे दीपिका पादुकोण, अमीषा पटेल और काफ़ी लोगों को, वो कौन सी हीरोइन थी पहली? तो निर्णायक करके एक फिल्म थी, वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी। एंड आई थिंक सेकेंड या थर्ड फिल्म गुलाम था रानी के लिए। तो उसके बाद तो मतलब वही हो गया कि सारे नए एक्ट्रेसेस के लिए मुझे बुलाया जाता था वॉइस देने के लिए। तो वो एक सिलसिला बन गया एकदम, फिल्मों के साथ एक रिलेशनशिप जो मेरा नहीं था। लकी बन गए उन सब के लिए। मतलब सच में देखा जाए तो अमीषा पटेल कहें या जो भी बड़े नाम है, ये रानी मुखर्जी कहें या ये सभी दीपिका, सभी सुपर डुपर हिट सारी फिल्में पहली, कटरीना कैफ। और तो क्या गाइडलाइन क्या मिलते होंगे आपको डायरेक्टर से, वो मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि अभी तो सालों हो चुके उन सारी फिल्मों को डबिंग हुए। तो अभी तो मुझे लगता है कोई होगी नहीं कोई आपत्ति। अगर क्या आई थिंक उससे पहले ऐसे ज़्यादा नहीं होता था कि कोई और वॉइस दे रहा है लीड एक्टर के लिए। तो आई डोंट थिंक द डायरेक्टर्स वर यूज्ड टू ब्रीफिंग अ वॉइस एक्टर। अच्छा। तो मैं हमेशा पूछती थी, अच्छा इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, इसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब मैं अच्छी इंग्लिश बोलूँ या थोड़ा टूटी फूटी बोलूँ, सोफिस्टिकेशन लेवल क्या होना चाहिए बोलने में। करेक्ट। एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सहमी हुई सी है या कुरला से आई या मतलब जो भी उसकी भाषा बोली, थोड़ा सा उसका जो हमारी बोलचाल को जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं जी, वो चीज़ें क्या हैं। तो कई लोग तो हंसते थे कि इतना क्या सवाल पूछ रही हो, सीन देखो और डब करो।
तो ज़्यादातर यही था कि फिल्म देखो और लाइंस बोलती जाओ, और कहीं बीच में उनको अगर लगा कि नहीं कैरेक्टर के साथ सूट नहीं हो रहा है तो वो कुछ बोलेंगे, बट ज़्यादातर मैच हो ही जाता था, बिकॉज सीन देखते हुए हमको भी एक आइडिया हो जाता है कि क्या दिखा रहे हैं सीन पे, किस तरह की लड़की है, कैसे सिनारियो में है, बंगले में रहती है कि फ्लैट में रहती है कि उसकी यू नो प्रोफेशन क्या है, कॉलेज गर्ल, यूजुअली तो इट वाज अ कॉलेज गर्ल। करेक्ट। एक फिल्म मैंने प्रियंका का किया था, वो भी अच्छा था, यू नो, गुड डायलॉग डिलीवरी, मज़ा आता है लाइन बोलने में। एज एन आर्टिस्ट हम लोग यही चाहते हैं कि मज़ा आए परफॉर्म करते करते। और अगर अभी मैं इवोल्यूशन की बात करूं, क्योंकि 80s से अगर आप काम कर रही हैं और देख रही हैं सारी चीज़ और आज तक, तो अलग अलग चीज़ें पूछूंगा। पहले मैं राइटिंग को लेकर पूछूंगा, तब की राइटिंग, स्पेशली हॉलीवुड इंग्लिश टू हिंदी वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, तो कितना असर या कितना बदलाव क्या लग रहा है आपको? बहुत बदलाव आ गया है। उस टाइम का ब्रीफ ये था कि हम पहली बार इंडिया के लिए हिंदी डब कर रहे हैं। करेक्ट। ये मेनली हार्टलैंड इंडिया के लिए डब हो रहा है, हाँ, यू नो, हिंदी बेल्ट के लिए। करेक्ट। तो आप इसमें नहीं, आप इसमें प्लीज बिल्कुल इंग्लिश वर्ड्स यूज ना करें। हाँ, अच्छा। तो और कोई एक्सेंटेड भी नहीं, कुछ नहीं, न्यूट्रल रखो ऐसा। नो हेलो, नो गुड मॉर्निंग, अच्छा, उतना भी नो गुड इवनिंग, नो थैंक यू। हम धन्यवाद और शुक्रिया बोलते थे जी हर फिल्म में। सो बहुत ही फोकस ये था कि बिल्कुल हिंदी में बात करनी है, विथ नो इंग्लिश एट ऑल। कट टू आज के ज़माने में हम इसको इतना कोलोकियल बना चुके हैं कि हम बीच में सेंटेंसेस बोल जाते हैं इंग्लिश, बोल जाते हैं। हाँ। सो काफ़ी फ़र्क आ गया है, और ये हमारे बोलचाल के साथ द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द इफ़ेक्ट ऑफ कोलोकियलाइजेशन, आई वुड से, यू नो, कि हम जैसे बोलते हैं हम वैसे ही डब करना चाहते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ हु द टारगेट ऑडियंस इज, यू नो। हम सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं डब कर रहे हैं, हम कंटेंट को देखते हुए, कैरेक्टर्स को देखते हुए, उनकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं उस पर ध्यान देके हम डब करते हैं। करेक्ट। कि ये कैरेक्टर अगर बोलेगा तो कैसे बोलेगा, विथ इंग्लिश बोलेगा या विदाउट इंग्लिश बोलेगा, ज्यादा उर्दू बोलेगा या ज्यादा हिंदी बोलेगा, यू नो। सो ये सब चीज़ें हम आजकल सोचते हैं, मोर टू डू विद द कंटेंट एंड द कैरेक्टराइजेशन, नॉट सो मच टू डू विद कि आपके ऑडियंस कौन है। तो ब्रीफ के तौर पे अगर, तो जैसा आपने कहा वैसे लैंग्वेज तो मैं समझता हूँ, चलो अंग्रेज़ी से मना किया था उन्होंने, लेकिन कैरेक्टर की जो खुराफात होते थे, खेलना है इसको, ऐसा कैरेक्टर बनाओ, तभी ऐसा कुछ परमिशन थी या ये कुछ सालों बाद? नॉट सो मच, ज़्यादा नहीं। ये हम लीड कैरेक्टर्स, बिकॉज मैंने ज़्यादातर लीड कैरेक्टर्स किए, हाँ, तो लीड कैरेक्टर्स में ये सब ज़्यादा नहीं होता था। ये सब जो इंसिडेंटल कैरेक्टर्स के साथ ये ज़्यादा होता था, बिकॉज उनको थोड़ा कलर देने के लिए, उनको थोड़ा फ्लेवर देने के लिए, या उनको मज़ेदार बनाने के लिए उनको कोई एक्सेंट दे दिया या कोई भाषा दे दिया। वो हम ज़्यादा इंसिडेंटल एंड दूसरे, यू नो, सेकेंडरी टर्शियरी कैरेक्टर्स के साथ ये ज़्यादा करते थे। एज वेंडर अभी सालों से अभी तक के राइटिंग में, फिर चाहे वो OTT के लिए हो, फिल्म के लिए, मतलब काफ़ी अंतर आ गया है। तो वैसी अगर एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग की बात करें तो आप प्रोड्यूसर के नज़रिए से भी बता सकती हैं, क्योंकि आई थिंक अभी सी उस टाइम पे भी हम बहुत कोशिश करते थे कि जितना नेचुरल हो सके हम उतना बोलें जी। लेकिन आई थिंक एक हमारा एक सेंसिबिलिटी था कि एवरीथिंग हैज़ टू बी लाउड एंड क्लियर, एंड तभी वो बहाव ही वैसा रहा होगा, काइंड ऑफ, थोड़ा सा, यू नो, गर्ल्स हैव टू साउंड स्वीट एंड क्यूट, एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अभी वो सब काफ़ी निकल चुका है। वॉइस मैचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज मैचिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एटीट्यूड मैचिंग, इमोशन को मैच करना, बॉडी लैंग्वेज को मैच करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं। सो आई थिंक हम ग्रेजुअली थोड़ा माइल्ड, थोड़ा और नेचुरल, थोड़ा और कैजुअल एकदम, या और थोड़ा कैजुअल स्टाइल में आ चुके हैं अब, जो रोज़मर्रा की बात है, जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं वैसा चाहिए। बिल्कुल। हाय, तुम कैसी हो, तो वही इट शुड नॉट साउंड डब्ड,
इट शुड साउंड नेचुरल। करेक्ट। अभी डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एवोल्यूशन में कहूँ तो जो गाइडलाइन वहाँ से मिलती थी वैसे ही करना पड़ता था, और अभी आपको कितनी छूट मिलती है अगर डायरेक्टर के नज़रिए से भी या एज प्रोड्यूसर भी? इट्स वेरी डिफरेंट, क्लाइंट टू क्लाइंट काफ़ी फ़र्क रहता है आज भी। हाँ, कोई बहुत छूट देता है, कोई बिल्कुल छूट नहीं देता। हाँ, वो बांधे रखते हैं कि हाँ, यही कोई करना है। कहते हैं कि देखिए जो फिल्म हमने बनाया बिल्कुल उसी वही चाहिए। हाँ, उसी को एकदम ध्यान में रख के आप उसी के हिसाब से काम कीजिए। हाँ। और कोई बोलते हैं देखो मुझे ये इंडियन ऑडियंस के लिए ना मसालेदार फिल्म बनाना है। हाँ, आप रंग भर दीजिए अपने, बस इसको पूरा इसमें थोड़ा तड़का वड़का डाल के मसाला डाल के इसको मज़ेदार बना दीजिए। हाँ। हमको ये स्लो ब्लैंड ये सब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। वो जो बनाया वो मुझे पता है वो कहाँ जाएगा, और ये इसके लिए मुझे पता है So कहाँ depending on the kind of content, depending on the audience, depending on the producer, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से इसको मार्केट करना चाहते हैं, किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। करेक्ट। इन चीज़ों पर चर्चा करने के बाद दे वुड टेल अस के देखिए, और आजकल इन चीज़ों को लेके बहुत डिस्कशन भी होता है। होते हैं। पहले भी होता था, बट आई थिंक जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, जितना नॉलेज बढ़ता गया, उतने ये डिस्कशंस भी इवॉल्व होते गए। करेक्ट। कि इसको थोड़ा ये ट्राई किया तो ये रिस्पॉन्स आया, वो ट्राई किया तो वो रिस्पॉन्स आया, तो व्हाट एल्स शुड वी ट्राई, और आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में तो यूं रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, तत्काल वाला मामला है। मतलब ट्रेलर रिलीज होती है आपको पता चल जाती है कि वो क्या चाह रहे हैं, किस दिशा में। ये वॉइस सही नहीं है, ये वॉइस कितना बढ़िया है, अरे क्या लाइन क्या लाइंस क्या हैं, ट्रांसलेट कर दिया यार, इसका जगह वही होता, वही वर्ड तो हमें चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें। राइट। तो अभी सोशल मीडिया वाली जो बात आपने निकाली है, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा है हमारी ये सारी चीज़ को, क्राफ्ट को देखने के और संवारने के लिए, या? आई थिंक सो, बिकॉज आई थिंक इसकी वजह से लोग और ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं, तो अभी काम पे ध्यान देते हैं ज़्यादा। हमको भी देना पड़ता है ज़्यादा, बट इट्स नाइस, इट्स सेट अस ऑफ इन अ नाइस डायरेक्शन, जहाँ पे हमको एक प्राइड मेंटेन करना पड़ता है कि हमने जो काम किया है जी, उसको लोग अप्रिशिएट करें, और आजकल हमको क्रेडिट्स भी मिलते हैं जो पहले उतने शायद मिलते नहीं थे, तो हमारा नाम उस पे लगा हुआ रहेगा फॉर एवर। ऐसा नहीं कि थिएटर में एक बार आके चली गई, नहीं वो या टीवी पे आके चली गई, ये तो मतलब ओटीटी पे रहेगा अभी काफ़ी टाइम तक। नाउ दैट इज़ अ न्यू थिंग। तो हम चाहते हैं कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर वर्क, क्रेडिट को लेकर भी हम बहुत चाहते थे कि ये हो, आखिरकार ये हुआ। कुछ फिल्मों में जैसे डिज्नी की थिएटर फिल्मों में नाम आने लगा था, उसके बाद जैसे ये ओटीटी के लिए हम लोग देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है हर आर्टिस्ट को। ये होना चाहिए था कहीं ना कहीं, चेहरे की नहीं नाम की पहचान बने। हालांकि फिलहाल तो सोशल मीडिया के जरिए चेहरे भी पहचानते लोग, जानने लगे। इवोल्यूशन की बात चल रही है, ये जो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजिकली ये अगर मशीन के हिसाब से देखें तो 80s और तभी क्या कैसे कितनी चीज़ें लिमिटेड थी, बंद के रहना पड़ रहा था, या कैसे होता था डायरेक्ट रील पे जो रॉक एंड रोल कहते थे, या और आज की तारीख में इसका। उस टाइम पे फिल्म डबिंग के लिए तो 2 सिस्टम्स हुआ करते थे, एक था रॉक एंड रोल सिस्टम और एक था लूप सिस्टम। तो वो एक लूप लगा देते थे और वही लूप वो बार बार चलता जाता था और आप उस पे डब करते जाते। करेक्ट, मतलब एक सीन है। करेक्ट है, दैट इज अ लूप सिस्टम। ठीक है, तो मतलब वो सीन आप एक खत्म हुआ फिर से वही शुरू होगा, तो आप वही दोहराते रहेंगे, जो बेस्ट आएगा वो छप जाएगा, ऐसा? करेक्ट। और पहले के ज़माने में टेप पे रिकॉर्ड हुआ करता था। आजकल तो सब कुछ ऑडियो वर्क स्टेशन पे रिकॉर्ड होता है, डिजिटली रिकॉर्ड होता है। तो उस टाइम पे एनालॉग रिकॉर्डिंग हुआ करता था। हम रेडियो प्लेस करते थे, ऐसे एक रूम में सब 5 माइक लगते थे, 5-7 माइक लगते थे, सब लाइन में खड़े हो जाते थे, हम स्क्रिप्ट लेके और सबको बोल दिया जाता था कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपको क्विकली कैरेक्टर स्विच करके परफॉर्म करना था, और इन अ फ्लो एंड रियल टाइम रन टाइम में। कटिंग वटिंग बहुत कम होता था उसमें,
बिकॉज और उसमें कोई रिहर्सल भी ज्यादा कुछ नहीं होता था. नहीं, एक आध शायद चक्री रीडिंग हो गई. ब्रेक टू ब्रेक वन रीडिंग. यस, बस ये ब्रेक हुआ, अभी ब्रेक, नेक्स्ट ब्रेक तक इतना पोर्शन 10 मिनट का है, उसका रीडिंग एक फटाफट कर लो, कौन क्या कैरेक्टर करेगा देख लो एंड टेक. और उसी टेक के बीच साउंड इफेक्ट्स भी ऐड हो रहे हैं, म्यूजिक भी ऐड हो रहा है रनिंग में. ये कमाल चीज है. मतलब कितना अलर्ट रहना है, सोचिए कितना साउंड इंजीनियर वाज गॉड. सच में. और कितनी सारी चीजें साथ में हो रही है, तो कितना सतर्क रहना, कितनी अलर्टनेस के साथ. और इतने लोगों को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ परफॉर्म करना है, विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक. गिव एंड टेक कितना अच्छा चाहिए, केमिस्ट्री सब में. क्योंकि इतने लोग अगर मिस्टेक्स करने लगे तो सोचिए वो रिकॉर्डिंग कब तक चलेगा. हाँ, और कोई ध्यान भटकाने वाली चीजें थी नहीं, तभी मोबाइल था नहीं. लेकिन जो आर्टिस्ट की ग्रैस्प करने की जो थी चीजें, कि ये जल्दी चीजें सीख लेता है, समझ लेता है, तो तभी हम सीखते करते थे. और आज कई बार ऐसा होता है कि अरे ये इसको तो सब कुछ आता है, ये करके आया है, सीख लिया है, सीधा माइक पे ही शुरू हो जाता है. यू नो, ये यू वेरी राइट राजू. मैं भी देख रही हूँ कि जो आजकल आर्टिस्ट जो आते हैं, दे कम विद अ वेरी हाइटेंड लेवल ऑफ अवेयरनेस. उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत खुद पे बहुत काम किया है. काफ़ी कुछ, मतलब तैयारी के साथ वो आए हैं हमारे पास. हाँ, उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है, मतलब शायद वीडियोस देखे हैं, सारी चीज़ें सीखी हैं, या कोर्स किया, या जो भी सारी चीज़ों को वो मतलब ऑयलिंग ग्रीसिंग के साथ. आजकल डबिंग के इतने फैंस हैं, मतलब तुम्हारे इतने फैंस हैं, कई सारे वॉइस एक्टर्स के इतने फैंस हैं. वाकई बहुत. तो आई थिंक ये क्रेडिट्स और सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों ने ये एक्सेस दिया है. हाँ, बेशक. और ये अच्छा लगता है, गर्व होता है कि ना सिर्फ भारत भर से हिंदी बोलने वाले आसपास अब हमारे जितने देश हैं, वहाँ से सभी जो एस्पायरिंग वॉइस एक्टर हैं हमेशा सतर्क रहते हैं, हमारे काम को लेकर देखते हैं. वो भारत के हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको देखते हैं और सीखते हैं, घर बैठे, भले वो 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर है. राइट. अभी जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा लगेगा मुझे कि अभी मैंने ये कोलैबोरेशन किया था यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया के साथ, जो उनकी फिल्म आई कुंग फू पांडा 4. तो उन्होंने कोलैबोरेट किया था मेरे साथ. उन्होंने कॉन्टेस्ट अनाउंस किया था, जो उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट करके मेरे इंस्टाग्राम से उन्होंने वो लॉन्च किया कॉन्टेस्ट. ओह नाइस. और उनको इतने एंट्रीज आए, ना सिर्फ इंडिया से, मेरे फ़ैन जो आसपास भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और आसपास जो हिंदी बोलने वाले देश है, हर जगह से आए. तो लोग, अरे बाप रे, इतने एंट्रीज आए. तो ये असर है. तो अच्छा लगता है कि हाँ, ये क्राफ्ट को चाहते हैं, प्यार करते हैं, या सारी चीज़ जानना सीखना चाहते हैं. राइट. तो अभी मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था उस पे आता हूँ. तो कितना मज़ा आता है एज एन आर्टिस्ट. आपने भी कितनी अच्छी इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट. करेक्ट. Can I ask you a question? Yeah. What kind of content gives you the most satisfaction to perform? Grey character, negative shades, villain. हाँ. और बहुत अच्छा लगता है. मैंने जाने अनजाने, मैंने अभी कच्चा पक्का याद कर रहा था मैं, तो पिछले 3 साल से 4 साल से 3 साल से मैंने नेगेटिव ज़्यादा किए हैं, पॉजिटिव नहीं. अच्छा. हाँ, मुझे उसी के लिए कास्ट किया जाता है, बुलाया है, मज़ा आता है. अपने हाउस में भी किया मैंने, साउंड एंड विजन में, आराधना के लिए, मयूखीन सिंह के लिए, माइंड ब्लोइंग, एक सन की शोज़. आपको पता है, जैसे मैं कॉमेडी तो मतलब हाथ पकड़ना मुश्किल हो जाएगा मेरा, मैं निकल पड़ूँ तो साउथ की फिल्मों में वो तो मैंने थप्पे लगा ही लिए हैं. तो वो अलग ही चीज़ है. लेकिन अंदर वाला जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादा, मैं ग्रे, नेगेटिव, सटल, और उसमें ज़्यादा मैं खुशी मिलती है मुझे. तो वो भी मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स और काफ़ी शोज. तो मज़ा आता है. एक्चुअली हमारे शो का नाम है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी. ओके. ठीक है. तो आप इतनी जिम्मेदार प्रोड्यूसर हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे स्टूडियोज, ना सिर्फ मुंबई में, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोची, बेंगलोर. बेंगलोर का मुझे पता नहीं. चारों दिशा में. और इतने सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं. ठीक है. तो आप प्रोड्यूसर वाला जो हैं वो रुतबा रख के जी रही हैं.
और जिम्मेदार आप एक वाइफ हैं, आप माँ हैं, साथ में इन सारी चीज़ों को निभाते हुए आप सबसे पहले, जब जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप आर्टिस्ट भी हैं। तो आर्टिस्ट वाली चीज़ अभी जीने को मिलती है, आप करती हैं? लास्ट टाइम ऑफिशियल डब कुछ किया था? बहुत कम। अभी हाल ही में मैंने जेनिफर लोपेज के 1-2 फिल्म्स किए हैं। तो जो एवेटार जो किया था? नहीं, एक फिल्म थी मदर, और एक अभी आने वाली है, मैं नाम नहीं बता सकती। हाँ, नहीं, करेक्ट है। बट हाँ, जो जिन एक्ट्रेसेस की मैं एस्टैब्लिश्ड वॉइस रह चुकी हूँ, उनकी मैं करती हूँ कभी। हाँ, मेरे ख्याल से लास्ट थिएटर में तो वही सुना था हम लोग ने, कौन सा, एवेटार ना? उसके बाद कुछ एवेटार, यस, है ना? अभी जो वाह। तो आप करते रहिए, अच्छा लगता है, मजा आता है। वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी शो का नाम है, ठीक है? तो हम एक स्क्रिप्ट परफॉर्म करेंगे, ओके, ठीक है? ये हमारे प्यारे मित्र अनुराग पराशर ने लिखी है, जो आपके स्टूडियोज़ के साथ काम कर चुका है, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। और उसको बस मैं बता देता हूँ कि लिखना है, और वो लिख लेता है। वो बंदा रिक्शा में बैठे बैठे लिख लेता है, वो घर में बैठे बैठे लंच करते करते पॉइंटर लिख लेता है, और वो लिख लेता है, कमाल है। तो उसने लिखी है, और मैं ना इधर एक पायरेटेड जादू करूँगा, ठीक है? स्क्रिप्ट लाने के लिए हमारे पास ना प्रोडक्शन वैल्यू हमारी, कि जादू से हम स्क्रिप्ट लाते हैं, है ना? ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे और आपके पास स्क्रिप्ट आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा। हाँ, तो आप 1 2 3 आ गए थे। हाँ, मैं ऐसे कबूतर भी निकालता हूँ कभी कभी। लेकिन मैंने अभी, प्लीज स्टूडियो में कबूतर मत निकालना। तो ये स्क्रिप्ट, तो देखिए 2 स्क्रिप्ट आई है आपकी और मेरी। एक इस कहानी की, ये कहानी कहूँ या एक घटना या एक सीन, आई डोंट नो, इसका नाम है नई शुरुआत। ओके। 2 किरदार हैं, राधा, रोहन मैं प्ले करूँगा, राधा आप प्ले करें, और जो बीच में ब्रैकेट में जो नरेशन काइंड ऑफ एक चीज़ें हैं, वो मैं लेता चलूँगा, ठीक है? ओके। तो जब आप कहें शुरू करें? शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए। कहानी का नाम है नई शुरुआत। राधा तैयार हो रही है और आईने में देखते हुए कहती है, लग तो सुंदर रही हूं रोहन, आज तो तारीफ कर दे मेरी। ये काजल लगा लेती हूँ, कहीं नजर न लग जाए। रोहन कमरे में आता है और राधा को सजते हुए देखकर गुस्से में कहता है, अरे अभी तक मेकअप चल रहा है तुम्हारा यार? अरे कितना टाइम और बर्बाद करोगी? ऑलरेडी लेट हो गए हम। बस हो गया 2 मिनट। 2 मिनट करके 2 घंटे लगा दिए। मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। हाँ ठीक है, जल्दी। तारीफ तो की नहीं, गुस्सा करके चला गया। फालतू में नजर का टीका लगाया मैंने। रोहन कार का हॉर्न बजाता है। राधा आई आई एम सॉरी, जल्दी। सॉरी। आ गई मैडम। अच्छा वो गिफ्ट लाई जो देना है? ओह नो, सॉरी, अभी लाती हूँ, दिमाग से निकल गया। दिमाग से निकल गया? तुम्हारे भाई का बर्थडे, क्या करती हो, जल्दी लाओ। सॉरी, मैं भूल गई। राधा गिफ्ट लेकर आती है, दोनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी से लौटते वक्त कार में रेडियो चलाऊं? रेडियो में गाना बजता है, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। रोहन, ये देखो, ये चूड़ी जो मैंने पहनी है तुमने ही दिलाई थी, कितनी सुंदर है ना? याद है ये देते वक्त तुमने भी यही गाना गाया था? कितना प्यारा दिन था वो। और उसका अगला दिन बहुत ही मनहूस था। कट टू फ्लैशबैक। अरे आ गई तुम? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है। और हमारा बच्चा वो कैसा है? ठीक है। तुम इतनी उदास क्यों? राधा, ये चांद सा रोशन चेहरा आज खिला हुआ क्यों नहीं है? नहीं, बस ऐसे ही मैं जरा थक गई हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, मैं जूस लेकर आऊँ? तुम बैठो, मैं ले आता हूँ।
ये लो। रोहन। हाँ? क्या? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ तो बताओ। एक्चुअली प्लीज गुस्सा मत करना। क्या? एक्चुअली आज मैं तक कभी गुस्सा किया मैंने तो? बोलो क्या बात है, बोलो। मैं अब प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैंने दूसरे महीने में ही अबॉर्शन करा लिया था, 2 महीने पहले। पर तुम I'm really sorry रोहन। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है और शायद तुम मुझे माफ ना कर सको। तुमने अबॉर्शन करा लिया? रोहन मैं क्या रोहन? मैं यहाँ सपने देख रहा हूँ कि बच्चा आएगा, उसके साथ खेलूंगा कूदूंगा उससे और तुम दोनों को प्यार करूंगा। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारा हैप्पी फेस देखती थी और मुझे गिल्ट होता था कि मैंने ये क्यों किया। ओके राधा, अब तुम ये हैप्पी फेस कभी नहीं देख पाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो रोहन। काश मैं कर पाता। कट टू प्रेजेंट डे। तुमने उस दिन से आज तक मुझे वजह नहीं पूछी कि मैंने अबॉर्शन क्यों कराया। 1 साल हो गया। मैं नहीं जानना चाहता। तो क्या हम कभी नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे? ऐसे ही रहेंगे? वो एक नई शुरुआत ही तो थी। मेरे लिए नहीं थी। मैं तैयार नहीं थी। हमारी लव मैरिज थी। 26 साल के थे हम जब शादी हुई थी और पहले ही साल में बच्चा। अनप्लैन्ड। अरे बेबी ऐसे ही होते हैं, अनप्लैन्ड। वो मुझे तुम्हारे साथ घूमना था हर कपल की तरह। अपना हमारा टाइम एंजॉय करना था। दुनिया देखनी थी, तुमसे प्यार करना था। तुम बच्चे के साथ देख लेते, ये सब कुछ कर लेते। तुम अकेली तो माँ नहीं बन रही थी ना इस दुनिया में। तो मैं डर गई थी रोहन। डर इतनी बड़ी जिम्मेदारी से डर गई थी। अरे राधा, मैं था ना तुम्हारे साथ। जिम्मेदारी हम दोनों की थी, मतलब सिर्फ तुम्हारी नहीं। या तुमने मुझे इस लायक समझा ही नहीं कि अबॉर्शन से पहले मुझे बताओ। तब बताया होता तो शायद मैं समझ जाता उस बात को, शायद मैं तुम्हें मना नहीं करता। मैं तुम्हारी खुशी से डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये बात मैंने किसी को कभी नहीं बताई। और मैंने सबको बताया कि मिसकैरेज हो चुका। मैं जानती हूँ। देखो रोहन, मैं उस वक्त तैयार नहीं थी। मुझे लगा था बच्चा हमारे बीच का प्यार खत्म कर देगा। हम साथ में वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे थे। अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? यही कि प्लीज मुझे माफ कर दो। एक नई शुरुआत चाहती हूँ तुम्हारे साथ, हमारे बच्चे के साथ। और उस वक्त रेडियो पर गाना बदलता है और अब जो गाना चल रहा है वो है पल पल दिल के पास। राधा, पहला लव लेटर याद है? मैंने यही गाना तुम्हें लिख कर भेजा था। याद है? मुझे लगा कि गाना तुम्ही ने लिखा है। हाँ, तुम्हें भी 2 महीने बाद पता चला था कि ये फिल्म का गाना है। हाँ, तब तक तो मैं तुम्हें हाँ भी कह चुकी थी। रोहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं हमें वक्त देना चाहती थी। मैं तैयार नहीं थी। तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती थी। प्लीज एक नई शुरुआत करते हैं ना, प्लीज। आई एम सॉरी राधा। आई एम सॉरी। I love you. I love you. सुबह मजा आ गया। है ना? Pretty intense, हाँ? बहुत 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 ही मजा आ गया, बहुत ही।
इंटेंस था लेकिन बहुत ही नेचुरल और स्मूथ जा रहा है। एंड मूविंग बैक एंड फोर्थ इन टाइम, मजा आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ऐसे परफॉर्म करते रहिए, मजा है, हमें अच्छा लगता है देखते हैं। तो आप खुद साउंड एंड विजन के जरिए क्लासेस चलते हैं, वहाँ से काफ़ी लोग सीखते हैं, वर्कशॉप। तो इस क्राफ्ट को लेकर आपका लंबा अनुभव है और प्रकार प्रकार की चीज़ों को लेकर है, फिर चाहे एड्स हों, टीवी कमर्शियल है, फिर फिल्में, एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके एक्सपर्टीज़ के नज़रिए से आप आजकल के जो एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं, जो भारत भर में या दुनिया में कहीं भी, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक आजकल जो हमारे पास नहीं था वो है कि इतना कंटेंट अवेलेबल है, यू नो, आप उसको देखिए। जो कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि ये कैरेक्टर काश मैं डब कर सकती, उसके साथ साथ बोलिए, वो जैसे बोल रहा है। कैरेक्टराइजेशन सीखिए, अपने लफ्ज़ों को क्लियर करना ये सीखिए, लैंग्वेज पे काम कीजिए, यू नो, नॉट ओनली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज बट क्लैरिटी ऑफ स्पीच। करेक्ट। जिस पे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान नहीं देते, लेकिन एज अ प्रोफेशनल ध्यान देना पड़ता है। हाँ, आप इसको काम के तौर पे चुन रहे हैं तो देना पड़ेगा। तो लैंग्वेज स्किल्स तो होना ज़रूरी है। करेक्ट। तो लोग समझते हैं कि खूबसूरत आवाज़ होने से वो कलाकार बन जाएंगे जी, जो कि सबसे लीस्ट शायद रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ ऑल द अदर्स। ये जो चीज़ें हैं, ये जो अवेयरनेस बिल्ड करना, थोड़ा सीखना, प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज़ को एक्सप्लोर करना, क्या मैं अपने आवाज़ के साथ क्या कर सकती हूँ, करेक्ट, मैं इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, मैं कहाँ आवाज़ें सुन रही हूँ और उन आवाज़ों को मैं रेप्लिकेट कर सकती हूँ कि नहीं, करेक्ट, मैं उस तरह से परफॉर्म कर सकती हूँ या नहीं। वर्सेटाइल बनने की कोशिश करें, सारी चीज़ भले कच्चे स्तर पर, लेकिन कोशिश आई मीन आजकल हमारे पास हर साधन है, मतलब इतना कुछ है, रिकॉर्डर्स हैं हमारे पास, फ़ोन्स हैं हमारे पास, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, चाहे यूट्यूब हो या बहुत सारे एप्लीकेशन है छोटे मोटे, जिसके जरिए आप ये सारी नहीं, एंड ऑल्सो दी OTT, इतना सारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, आजकल ऑनलाइन स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, मतलब आपको अगर आप चाहें तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। करेक्ट, यू नो, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, यू नो, थोड़ा बहुत सीखने के लिए। करेक्ट, ठीक है, आप हमारे पास गाइडेंस के लिए ज़रूर आइए, यू नो, कि आपको हम थोड़ा मोल्ड कर सकें, आपको बता सकें कि आप कहाँ पे सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलत जा रहे हैं, कहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपकी खूबियाँ क्या हैं जी, यू नो, ये भी जानना ज़रूरी है। खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या हैं, कमज़ोरियाँ क्या हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। लेकिन आई फील तैयारी करने के लिए अगर आप चाहें तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो बिना तैयारी के आना जायज़ नहीं है आज की तारीख में, आई फील। करेक्ट। तो ये स्पेशली मैं अंडरलाइन करके उनके लिए फ़िलहाल कह रहा हूँ। मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, ढेर सारे, जो कहते हैं कि सर मुझे किसी ने कहा कि तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुझे ये करना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैम ने कहा कि वो पॉइंट सबसे बाद में आता है, आपकी आवाज़ कैसी है। सारी आवाज़ें अच्छी है, किरदार उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, ये मायने रखता है आपकी आवाज़ को। तो मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनकी आवाज़ें इतनी बुलंद या इतनी बढ़िया नहीं थी, उन्होंने काम कर करके आवाज़ों को इतनी खूबसूरत बना लिया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि खूबसूरत आवाज़ है तो आप वॉइस एक्टर बनेंगे। आप वॉइस एक्टर अगर बनना चाहते हैं तो आप पहले वॉइसिंग पे काम कीजिए। करेक्ट। आवाज़ अपने आप अच्छी हो जाएगी। या कहाँ पे उसको स्लॉट करना है, कहाँ पे वो काम आएगा, तरीका आप समझ जाएं, एंड वो कहाँ पे काम आएगा आप समझ जाएंगे करते करते। सही बात है। और मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हर क्षेत्र में ये सबसे ज़रूरी है। सीखने के पहले, सीखने के बाद, और काम करते वक्त और काम करने के बाद भी लगातार हमारे क्राफ्ट के लिए बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच इस एपिसोड को बहुत बड़ा बनाने के लिए, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच मुन्ना जी, और वॉइस एक्टिंग की, जुगलबंदी की इस एपिसोड में यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तुम्हारे साथ बात करने में तो मज़ा आता ही है, तुम्हारे साथ परफॉर्म करने में भी मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।